बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जो मैंने आपको टॉपिक बताया था उसी से रिलेटेड ये आज उसका दूसरा हिस्सा मैं इसको जारी कर रहा हूँ। अब इसमें फिर मैंने ये ऊपर लफ्ज़ मोटिवेशन लिखा हुआ है। ये क्यों मैं इस चीज़ को महसूस करता हूँ कि जनाब ये मोटिवेशन या किसी को तहरीक क्यों होनी चाहिए कि हम ट्रांसलेट क्यों करें। ठीक है, उसमें जो कल भी हमने पॉइंट डिस्कस किए थे उसके मुताबिक जब भी कोई हमें टेक्स्ट पढ़ेंगे वो किसी भी सब्जेक्ट की है, उसको जब तक हम अपनी लैंग्वेज में सही तरीके से ट्रांसलेट नहीं कर सकें उसको हम सही तरीके से समझ नहीं सकें। अब इसी तरह मेरा एक अपना तजर्बा भी है। इंग्लिश में मैं काफ़ी अरसे से पढ़ा रहा हूँ कि तालिब इल्म जो है वो ग्रामर से जो ट्रांसलेशन है उसको याद कर लेते हैं, रट्टा लगा लेते हैं, और फिर जो वो लिखने में आते हैं तो उससे फिर जब वो उन्हें यही पता कि वो कहाँ पे गलती कर रहे हैं तो फिर उतने ही वो बुरे तरीके से उस ट्रांसलेटर को गलत करते जाते हैं। अच्छा, एक बात इसमें ज़हन में रखनी है कि जो फर्स्ट ईयर के से मैं ख़ास तौर पे मुखातब होकर कहूँगा कि उनमें जो ट्रांसलेशन उर्दू इंग्लिश टू उर्दू जो आती है वो आती है 15 नंबर की। अब उसमें उस 15 नंबर को समझ लें कि आपके पेपर में सबसे ज़्यादा जो नंबर हैं वो इसी सवाल के हैं, और इसमें जब आप एक लाइन पे गलती करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो फिर वो आगे मुसलसल एक चीज़ गलत होती जाती है और तालिब इल्म अपनी तरफ से यही सही समझ रहा है कि वो बिल्कुल सही ट्रांसलेट कर रहे हैं, लेकिन उसको क्योंकि चीज़ का इदराक नहीं है कि वो गलती कहाँ पे कर रहा है, सही मानी उसके समझ में नहीं आ रहे, उसने याद किया हुआ है और याद किया हुआ आपको पता है भूल जाता है, तो उसमें फिर उसके जो 15 नंबर हैं वो कट जाएंगे, उसके 3 या 4 या 5 नंबर आएंगे। और ये किसी भी ख़ास क्लास के स्टूडेंट के साथ नहीं है कि वही इसमें करेंगे, इसमें साइंस वाले भी शामिल हैं, इसमें आर्ट्स वाले भी शामिल हैं। जहाँ पे वो इस चीज़ को गलत करेंगे उनको इस चीज़ का इदराक होना चाहिए कि कहाँ पे ट्रांसलेशन वो गलत करते जा रहे हैं, कहाँ पे जो ट्रांसलेशन है उसको वो सही तरीके से आगे मानी कन्वे नहीं कर पा रहे। तो उसमें सबसे अहम चीज़ जो उन्हें ज़हन में रखनी है, जो मैं इस मोटिवेशन के लेक्चर में उनको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ कि वो इस चीज़ को ज़हन में रखें कि अगर वो कहीं पे भी थोड़ी सी गलती करेंगे उनके नंबर जो हैं वो उसी हिसाब से कम होना शुरू हो जाएंगे। तो इस गलती को या इस कोताही को या इस खामी को दूर करने का जो बेहतरीन तरीका क्या है कि आप सेल्फ सफिशेंट हो जाएं कि हम खुद ट्रांसलेट कर सकते हैं, हम खुद चीज़ को समझ सकते हैं, लेकिन ये चीज़ आसान नहीं होगी, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। और फिर ये भी ज़हन में रख लें कि ये जो ट्रांसलेशन मेथड है या आप अब मेहनत करते हैं ये यही फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आके नहीं रुकेगी। ठीक है जी, ये बीएससी में भी जाके या उससे आगे जब आप तालीम को जारी रखते हैं, आगे पढ़ते हैं, उसमें भी ये आपके काम आएगी। अच्छा, अब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं, उसमें भी ये चीज़ें में रखें कि कोई भी साइंस है या कोई भी सब्जेक्ट है उसकी एक ख़ास एज तक आपको ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उससे आगे जो लैंग्वेज है वो उर्दू है, पंजाबी है या इंग्लिश है, ये आपको सारी ज़िंदगी इसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी। और अगर हम इसी समझ लेंगे जो ट्रांसलेशन आती है इसको अगर हम अभी से इस पे काबू पा लेंगे, सीख लेंगे कि ट्रांसलेट कैसे करनी है, तो हमें बाद में किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। बहुत से मेरे स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ के गए हैं, जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं वो जाके लेक्चर इंग्लिश में डिलीवर हो रहा है, बुक्स इंग्लिश में हैं, तो वो अपने सब्जेक्ट को सही तरीके से समझ नहीं पाते, जिससे उनको फिर परेशानी होती है। ठीक है जी, लेकिन ये भी ज़हन में नहीं रखना कि पाकिस्तान का जो तालीमी निज़ाम है हमारा, आपको पता ही है कि इसमें इस चीज़ की कोई ख़ास वैल्यू नहीं है कि हम किस तरीके से पेपर को अटैम्प्ट करते हैं। ठीक है जी, ये जिस भी तरीके से आप करेंगे पास हो जाएंगे, लेकिन मेरा जो मकसद है वो ये है कि आप इल्म हासिल करें, सीखें, इस चीज़ को ख़ुद करने की कोशिश करें, और ये बात ज़हन में रखें कि इल्म का कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है जी, और ये जो मैंने पॉइंट्स बनाए हुए हैं ये मैंने किसी से सीखे हुए नहीं, ये मैंने अपनी एक्सपीरियंस से इसको सीखा है कि अगर हमें ट्रांसलेशन करनी है तो किस किस तरीके से हमें इसको मास्टर इस हो सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है जी, इसमें जो सबसे पहले जो आपको पॉइंट ज़हन में रखना पड़ेगा वो कोई भी इंग्लिश में टेक्स्ट दी हुई है उसका आपको
वर्ड टू वर्ड मीनिंग आना चाहिए, ठीक है जी। और इसमें आप एक्सपीरियंस करेंगे कि जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आप आ चुके हैं तो बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स आप 10th तक सीख चुके हैं, ठीक है जी। लेकिन जब आप फर्स्ट ईयर में आएंगे तो उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो कि आपके लिए नए होंगे, बाकी जब वो आपका पुराना नॉलेज है। मसला तो यहाँ पे सिर्फ ये है कि स्टूडेंट जब वो अपने उस पुराने नॉलेज को इस्तेमाल नहीं करना चाहता, ठीक है जी। उसको बनी बनाई चीज़ मिल जाती है, उसको याद करना आसान है, टीचर्स भी ज़्यादा मेहनत नहीं करवाते, ठीक है जी। वो भी एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेने के लिए वो उनको उस चीज़ पे लगा देंगे। लेकिन एक चीज़ में ये मिस कर जाएंगे कि वो जो टेक्स्ट पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, लेकिन वो जो राइटर के लिखने का मकसद है या जो उसको समझाना है वो उनके समझ में नहीं आएगा। तो पहला जो स्टेप है उसमें आप वर्ड टू वर्ड मीनिंग ये आप उसको सीखें, ठीक है जी। इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं वो आपके लिए नए होंगे और ज़्यादातर आपने पढ़े होंगे, ठीक है। इसमें कुछ लफ्ज़ जो हैं वो आप जब नए होंगे तो उसको आप उसकी आप मानी लिख सकते हैं, ठीक है जी। उसको जब आप बार बार रिपीट कर रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी वोकैबुलरी में आ जाएंगे। सेकेंडली आ जाता है कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, ठीक है जी। कॉन्टेक्स्ट के माने होते हैं सियाक व सबाक। इसको हम ख़ास तौर पे उसी के हिसाब से पोएम के हिसाब से समझते हैं, लेकिन उर्फ़ आम में कहा जाता है कि किस पस मंज़र में वो बात की गई है। इसमें जो भी लफ्ज़ है वो टेक्स्ट में दिया हुआ है, वो राइटर ने उसको अपने मानी से इस्तेमाल किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ पे आते हैं, इसमें लफ्ज़ है अनफेमिलियर। अब ये जो लफ्ज़ अनफेमिलियर है इसको मानी जांचना भी कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये लफ्ज़ बना है फैमिली से, ठीक है जी। फैमिली में ख़ानदान के लोग एक दूसरे को जानते हैं और उसी जान पहचान को उन्होंने अनफेमिलियर के नाम से यहाँ पे लगा दिया। अच्छा जी, अब ये जो मानी है इसको अजनबी मानी में भी लिखा जाता है, इसको नए मानी में भी इसको बोला जाता है, ठीक है जी। जब आप इस लफ्ज़ को पढ़ रहे हैं तो फिर जब आप यहाँ पे ट्रांसलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसके क्या मानी बनते हैं। तो अब यहाँ पे हम इसको अजनबी या नई समझ लें कि दो लफ्ज़ हैं, इसमें आप इसको देखेंगे। अब आप देखेंगे इसमें कौन सा लफ्ज़ ऐसा है जो कि यहाँ पे ज़्यादा अच्छा सूट करेगा। तो इसमें जो नई है ये लफ्ज़ है वो ज़्यादा यहाँ पे मुनासिब होगा। तो आप वर्ड के उसके सियाक़ व सबाक़ के वाले से मानी भी ज़िम्मे रखनी है, ठीक है जी। तीसरा भी इसी से रिलेटेड हो जाएगा कि एक ही लफ्ज़ के मुख्तलिफ इस्तेमाल किस तरीके से होते हैं, जो मैंने आपको बता दिया है कि अनफेमिलियर है, इसको आप मुख्तलिफ अल्फाज में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथे नंबर पे आ जाएगा जब आपने ट्रांसलेशन लिखनी होती है तो उसमें फिर आपने इसको ब्रीफ या बामुहावरा इसको लिखना होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको लिखते हैं, अब आप इसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे। अब क्यूरियोसिटी आपके लिए नया लफ्ज़ है, लेकिन आप उसको, ठीक है जी, ये अराइज से है उभरना, इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब आपने वर्ड टू वर्ड आपने ट्रांसलेट कर ली। अब आप इसको जब लिखेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं कि मेरे तजस्सुस में इजाफा हुआ। लेकिन जब आप वर्ड टू वर्ड करेंगे फिर आपके ज़हन में आएगा, फिर आप उसको अच्छे तरीके से बामुहावरा लिख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जो स्टेज है वो क्या है कि जो वर्ड लाइन आगे लिखी हुई है उसके जो अल्फाज हैं उसके मानी हमें आते हैं या नहीं आते हैं। जब आते हैं तो फिर आप उसको बामुहावरा लिख सकते हैं, अगर नहीं आएंगे तो फिर आप उसको गलती करी जाएंगे। अच्छा, इसी तरह सेकंड आ जाएगा कि आई थॉट ही हैड फाउंड अ न्यू काइंड ऑफ वाइल्ड ग्रास, ठीक है जी। अब वाइल्ड को भी आप मुख्तलिफ मानी में इसके आप देखेंगे, जंगली भी आ सकता है इसको, ठीक है जी। अब इसको वाइल्ड ग्रास का मतलब हो जाएगा कि जो जंगल में जो घास पाई जाती है। तो इसको आप, ये पहले आपसे पढ़ा हुआ है, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपके लिए नहीं हो। आप इसको बड़े आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं कि मैंने सोचा कि उन्हें
एक नई किस्म की जंगली घास मिली है। ठीक है जी। या अब अनफेमिलियर के मानी आप पहले पढ़ चुके हैं, अजनबी या नई, और हर्ब कहते हैं बूटी। या एक नई बूटी मिली। ठीक है जी। अब इसको जब भी आपने समझना है, पहले आपको ये चीज़ मुश्किल लगेगी, लेकिन आपने ये चीज़ें में रखनी है कि जब आप इसको याद कर लेंगे तो इसमें से किसी भी जगह पे आप गलती कर रहे हैं तो आपको किसी भी चीज़ की पता नहीं चलेगा कि यहाँ मैं गलत लिख रहा हूँ। और फिर जब आप एक गलती करेंगे तो फिर आगे सारा पैराग्राफ गलत होता चला जाएगा और आपके जो 15 नंबर हैं ये ख़त्म हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल समझ लेंगे 15 है, आपने 10 का एस्टिमेट लगाया, उसमें गलतियाँ कर जाते हैं, आप 3 या 4 नंबर आ जाएंगे। ठीक है जी। तो इसको ज़हन में रखना है कि ट्रांसलेशन मेरे लिए क्यों ज़रूरी है, मैंने ये क्यों ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, पेपर में ये क्यों देते हैं। ठीक है जी। इसके पीछे भी एक वजह होगी। ठीक है जी। और वजह जो है वो मैंने आपके सामने बयान कर दी है कि ना सिर्फ आपके पेपर में काम आएगी बल्कि आगे भी आपके अमली ज़िंदगी में भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आएंगी। ठीक है जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।